हेलो स्टूडेंट बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के बारे में मैंने आपको बता रहा था। तो उसके बारे में बताया था कि किस प्रकार से 1985 के बाद चीन के अंदर जो चीनी अर्थव्यवस्था थी उसका उद्धार हुआ और किस प्रकार से चीनी जो अर्थव्यवस्था थी वो उन्होंने नए विश्व को जन्म दिया। 1949 के अंदर जो माओ की नीति थी, माओ की नीति के सपक्ष रहकर कि चीनी अर्थव्यवस्था का बिल्डअप हुआ और एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। चलो उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो चीन की आर्थिक जो तकनीक थी उसके अंदर नाटकीय जो परिवर्तन था उसका सुधार हुआ, लेकिन पिछली जो मैंने जो आपको वीडियो भेजी थी उससे आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वहाँ उन्होंने सुधार किए, लेकिन उन्होंने चीन में बेरोजगारी 1980 के दशक के बाद धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती चली गई और 10 करोड़ लोगों को रोजगार की तलाश के अंदर इधर से उधर भटकना पड़ा। यानी कि जो नई आर्थिक नीति उन्होंने लागू की थी उस आर्थिक नीति के परिणाम ये सारा हुआ। वहाँ महिलाओं को रोजगार में कमी आने लगी, महिलाओं को रोजगार मिलने लगा। जितने यूरोप में 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में या इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान व भ्रष्टाचार के बढ़ने के जो परिवर्तन आए वही चीज़ें थी वो चीन के अंदर देखी जाने लगी। इसकी जो मुख्य पृष्ठभूमि थी बच्चों, उसका कारण क्या था कि जो नई जो आर्थिक नीति लागू की थी उसका परिणाम हुआ। हालांकि क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा कि सभी उसका लोहा मान लगे। यानी कि उस दशक के दौरान चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया का जुड़ाव तथा पारस्परिक निर्भरता में वह स्थिति अपने आप में मजबूत बनती चली गई। व्यावसायिक साझेदारी पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन गया और यही कारण था कि जापान, अमेरिका, आसियान व रूस के सभी व्यापारिक कंट्री चीन के साथ जुड़ने के लिए कि आतुर हो गए। 1997 के बाद, यानी कि हम उसके बाद की व्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 1997 की जो व्यवस्था थी उसके बाद वित्तीय संकट के परिणाम आसियान देशों की अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई थी और लातिन अमेरिका व अफ्रीका के निवेश में इसकी मदद देने की सलाह की गई, जिससे चीनी अर्थव्यवस्था में एक नई क्रांति को जन्म दिया गया। अब आता है चीन और भारत के रिलेशन, चीन व भारत के संबंध। पहले मैं वर्तमान की बात कर लेता हूँ। यदि हम वर्तमान में बात करके देखें तो 2015 के बाद भारत और चीन के रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार से जो सीमा विवाद जैसे डोकलाम वगैरह जो विवाद के कारण, और लास्ट ईयर 2019 के बाद तो जब से कोरोना महामारी आई है उसके बाद तो चीन है काफ़ी कि इस प्रकार की संकट के अंदर काफ़ी इस प्रकार के वैश्विक संकट से जूझ रहा है और उसका विश्व राजनीति में उसका परिवेश भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया है और भारत के साथ भी उसकी कंट्रोवर्शियल जो विवाद हैं वो बने हुए हैं। लेकिन हम 2015 से पहले की हम बात करते हैं तो बच्चों, पश्चिमी साम्राज्य के उदय से पहले भारत और चीनी एक महाशक्ति के रूप में चीन का अपने आसपास के इलाकों पर काफ़ी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश उसके प्रभुत्व को मानकर चल ही रहे थे। इससे उसकी अधीनता को भी स्वीकार कर रहे थे। भारत के भी अनेक राजवंश इस चीज़ को सामाजिक तौर पर देख रहे थे। इनके प्रभाव तथा राजनीतिक जो प्रयोग थे वो काफ़ी समझने लायक थे। धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव भी चीन और भारत के बीच में देखे जा सकते हैं। जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार ले ले या कोई भी चीज़ का ले ले तो वो चीनी कि जो बुद्धिस्ट जो प्रचार प्रसार थे वो भारत के अंदर आए। उन्होंने अब चीनी संस्कृति का प्रसार किया। यानी यदि हम कि हमारे आज़ादी से पहले की बात करते हैं या आज़ादी के बाद भी बात करते हैं, लेकिन 1954 के बाद, यानी कि 1954 में भारत और चीनी भाई का एक नारा दिया था और उसके बाद भारत और चीन के रिलेशन अच्छे हुए, वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं अभी। तो इसका प्रभाव भी काफ़ी देखने को मिलता है। अंग्रेजी राज से भारत के आज़ाद होने तक चीन द्वारा विदेशी शक्तियों का निकाल कर बाहर करने की उम्मीद में जगी थी। ये दोनों मुल्क एक साथ आकर विकासशील दुनिया में खास तौर पर एशिया के भविष्य को तय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।
कुछ संभव है कि हिंदी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ, जो 1954 के अंदर जब दलाई लामा से जो विवाद, जो कंट्रोवर्शियल विवाद था, उससे पहले जब चीनी जो प्रतिनिधिमंडल था वो भारत आया, पंडित नेहरू से मिला 1954 के अंदर, तो ये काफ़ी ये दोनों मतलब कि हो रही। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने व भारत चीन सीमा पर बस्तियां बसाने के फैसले पर दोनों देशों के बीच में संबंध एकदम गड़बड़ा गए थे। लेकिन भारत और चीन दोनों देशों में अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर भी लद्दाख तथा अकाई चीन क्षेत्र के प्रतिनिधि को लेकर दोनों के बीच में 1962 में भी लड़ाई हुई। लेकिन 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी, यानी कि चीन ने भारत को हरा दिया और भारत चीन संबंधों में इसका दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय तक इसका असर पड़ना प्रारंभ हो गया। 1976 तक दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक संबंध समाप्त हो गए और इसके बाद धीरे धीरे दोनों देश एक दूसरे से आपसी घनिष्ठ संबंध समझाने के तारे से नज़दीक आने लगे। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन के राजनीतिक नेतृत्व बदला और चीन की नीति में एक वैचारिक मुद्दों को लेकर यानी कि इनमें आपस में वो हुआ, एक राजनीतिक गठन हुआ और इसी विवाद को छेड़ने के लिए 1981 में सीमा विवाद को लेकर भी दोनों देशों के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी 1981 में, जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए और अब इन संबंधों को राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक पहलू भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं। दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था में राजनीतिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा और भारत चीन संबंधों में सुधार लाने का भरसक प्रयास किया गया और दोनों देशों के बीच में राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक आदान प्रदान तथा व्यापारिक संबंध फिर से बहाल होना प्रारंभ हो गया और उसके साथ साथ सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक दृष्टि से एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आने शुरू हो गए। 1999 से भारत और चीन के बीच में व्यापार 29% सालाना बढ़ता चला गया। भारत के बीच में 1992 में और 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का यानी कि दोनों देशों के बीच में हुआ 1992 में 1992 में, ठीक है, यानी कि कितना हुआ, यानी कि 30% अधिक बढ़ गया पहले की अपेक्षा। और 2006 में ये कितना बढ़कर कितना हो गया 18 अरब डॉलर, यानी कि 18 अरब डॉलर व्यापार बढ़ गया भारत और चीन का। और हाल ही के यदि हम देखें इसमें देखें तो ऐसा सहयोग तथा राजनीतिक परिवेश हम आए दिन मतलब कि बदलाव हो गया है, इनकी यदि उस 2006 से लेकर 2014 तक 15 तक इस परिस्थितियाँ बिल्कुल चेंज हो गई है, बदलाव आ गया है भारत और चीन के संबंधों में। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण को भी कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनजर देकर उचित ठहराया, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच में संपर्क कम नहीं हुआ। यानी कि 1998 में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और पोखरण में हमारा मई के अंदर 13 मई 11 मई को हम जब परमाणु परीक्षण किया गया तो उस समय भी चीन का रवैया दूसरों देशों की अपेक्षा इतना मतलब कि नकारात्मक नहीं था। ये सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में चीन हमेशा मदद करता आया है और अब भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे दोनों देशों के बीच में कुछ समय तक अच्छे संबंध रहे, लेकिन वर्तमान की हम बात करते हैं तो दोनों देशों के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्शियल संबंध रहे हैं। और उसी के साथ साथ अभी कोरोना महामारी के कारण भी भारत और चीन के संबंध नहीं बल्कि विश्व के अंदर जो चीन की जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हुई है, यानी कि उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हुई है। तो ये बच्चों ये चैप्टर सत्ता का वैकल्पिक केंद्र ख़त्म हो गया। उसके बाद जब भी नेक्स्ट शेड्यूल आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर से प्रारंभ करूंगा। अब इसके जितने भी क्वेश्चन आपको भेजे जाएं आपको फेयर कॉपी के अंदर राइट करने हैं, लिखने हैं और उसके अंदर कुछ नहीं छोड़ना। ये इसके 2 टॉपिक छोटे छोटे बच रहे थे इसकी वीडियो के, वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। इसलिए बच्चों कंप्लीट अपनी नोटबुक रखें, कोई डाउट हो तो डाउट अपने पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई डाउट्स हो तो डायरेक्टली आप फ़ोन भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ काम दिया जाएगा, काम भी आपने साथ साथ करना है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है भी काम आप छोड़ देगी।
क्वेश्चन भी आपने साथ साथ में जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो सारे करने हैं। ये चैप्टर फिनिश हो गया है और इसको में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।